चलिए आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में टॉपिक कंटिन्यू करते हैं हम लोग पिछले लेक्चर से आगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रो फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में, मतलब प्लैंक कांस्टेंट के बारे में हम लोग पढ़े थे। प्लैंक के बारे में प्लैंक ने जो थ्योरी दी थी वहां तक हम लोग पहुंचे थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन लिखी थी और ये सारी चीजें हमने लिखी थी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एनर्जी ऑफ फोटोन। सर आपने यहाँ तक कराया था कि मास ऑफ प्रोटॉन फोटॉन्स डिपेंड एट ऑन मास पेयर्स की मास 0 फोटोन 0 आप बताया। ठीक है, अब उससे आगे स्टार्ट करता है। नेक्स्ट आपका इसी में हेडिंग है एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, चलिए प्लैंक ने क्या कहा था कि जब जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, प्लैंक ने क्या कहा था पहला पॉइंट, जब ये ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रॉन आपका ट्रेवल करता है तो वो वेव नेचर का होता है, एंड जब स्ट्राइक करता है तब वो पार्टिकल नेचर का होता है। ठीक है, तो जब वो ट्रेवल करता है तब वो किस नेचर का होता है? वेव नेचर का होता है। और जिस टाइम उसे स्ट्राइक करना होता है उसका नेचर क्या होता है? पार्टिकल नेचर होता है। दैट मीन्स किसी भी ट्रेवल करते हुए इलेक्ट्रॉन का या फिर किसी भी ट्रेवल करती हुई एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, ट्रेवल करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी की। इलेक्ट्रॉन कह लीजिए या फिर फोटोन कह लीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फोटोन, जब हम फोटोन जब ट्रेवल करता है तो कैसा नेचर होता है? वेव नेचर होता है। जब वो स्ट्राइक करता है तो उसका नेचर कैसा होता है? पार्टिकल होता है। उस फोटोन का जब वो ट्रेवल कर रहा है तो उसमें एनर्जी किस फॉर्म में होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, उस पर्टिकुलर ट्रेवल करते फोटोन की अगर प्रोपोर्शनलिटी भी हटाते हैं तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है जिसे h कहते हैं एंड मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। इस h को हम क्या कहते हैं? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। और इस h की वैल्यू किसके बराबर होती है? 6.634 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। सर मेरा एक डाउट था, मैं पूछ सकता हूँ? बोलो। सर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू सर वो कांस्टेंट ना रह के सर हमेशा चेंज क्यों होती रहती है हर साल? हर साल बदलती रहती है। सर कहते हैं अभी नेट पे आप डालेंगे तो वैल्यू है कि 6.626 into 10 to the power minus 34। तब कुछ दिन पहले डाला था सर, ये वाली वैल्यू आ रही थी। सर गूगल खराब है या फिर सर क्या दिक्कत है? आपको जनरली बुक्स में जो यूज करनी है वो 6.634 यूज करती है। ओके सर, मतलब सर कांस्टेंट रहती है यही? हाँ, कांस्टेंट। सर जूल पर सेकंड। जूल सेकंड, जूल पर सेकंड ही, जूल सेकंड। जूल सेकंड। सर मेरा एक डाउट था पिछली क्लास का। बोलो। सर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है उस टाइम अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है।
तो अगर हाँ। वो चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो क्या वो ईएमआर प्रोड्यूस करेगा? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो यस सर। नहीं, सिर्फ कुछ नहीं मूव करेगा, सिर्फ एक फोर्स जनरेट करता है, उसके अलावा कुछ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा सर। सर रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में सर एनसीईआरटी में एक लेड प्लेट दी हुई है, उसकी क्या यूटिलिटी है वहाँ पे? क्या दिया हुआ है? लेड प्लेट। रेड प्लेट। सर एलईएडी लीड, लेड की प्लेट दी हुई है बीच में डायग्राम में। नहीं बेटा, मैंने नहीं देखा उस डायग्राम में, तो मुझे याद नहीं है, मैं देख के बता दूंगा क्या दिया हुआ है इसमें। ओके सर। ठीक है, चलिए इसको कंटिन्यू आगे करते हैं। आपके पास एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? न्यू के प्रोपोर्शनल है। दैट मींस एनर्जी न्यू की वैल्यू किसके बराबर होती है? फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है? c बाय लैम्डा के। यानी एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर आती है? c बाय hc बाय लैम्डा। ठीक है, c आपका क्या, लाइट की स्पीड है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एक फोटोन की एनर्जी वे फॉर n नंबर ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या होता है? n hc बाय। सर जो डिनोमिनेटर में डेल्टा है वो वेवलेंथ है ना? हाँ, वेवलेंथ ही है। सर हाँ जी। सर इसमें सर आपने जो लिखा है कि फोटोन ट्रैवल एज वेव नेचर स्ट्राइक एज पार्टिकल नेचर, मतलब स्ट्राइक करता था पार्टिकल नेचर का, तो सर वो बता दीजिए इसका मतलब क्या है? देखिए, जब वो ट्रेवल करता है तभी आपका आगे आएगा डी ब्रोगली इक्वेशन आती है, वो बताता है एग्जैक्टली कि एक पार्टिकल कैसे दोनों नेचर का होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में बेसिकली वो बात करता है। देखिए, जब ये मूव करता है, जब ये चलता है तो वेव टाइप की मूवमेंट होती है। ठीक है, इस टाइप से मूवमेंट होता है इसका। और जब ये स्ट्राइक करता है तो मतलब देखिए, वेव चीज क्या होती है कि हमारे पास एक सोर्स से निकलती है और अगर किसी से टकराएगी या तो पास हो जाएगी या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये क्या करता है कि जब पार्टिकल की तरह किसी पॉइंट से, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपका क्या लगता है कि आपको एक सीधे एक डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, लेकिन एग्जैक्टली ये वन डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता है। ये क्या करता है कि इसका जब चलता है तो ये इस टाइप से मूवमेंट करता है, और जब किसी से कोलाइड करता है तो ऐसे पार्टिकल कोलाइड। तो यही है कि जब वो चलता है तो आपका वेव नेचर में ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है, और जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करता है तब वहां इसका नेचर कैसा होता है? पार्टिकल टाइप। ठीक, अदरवाइज सिर्फ पार्टिकल होता है तो इसको ऐसे चलना चाहिए था, ये इस टाइप से नहीं चलता। अगर कोई आपका पार्टिकल, जनरली आप किसी भी चीज को अगर फेंकोगे वो पार्टिकल है तो वो स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए वो, लेकिन वो चलता है स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, आपका वेव फॉर्म में स्ट्राइक किस तरह करता है? पार्टिकल की तरह करता है। ओके सर। सर मतलब सीआरटी जो एक्सपेरिमेंट किया था सर, उसमें मतलब वेव पार्टिकल दोनों था वो, हाँ, जो हमने कैथोड रेज डाली थी। पार्टिकल के लिए तो हमने देख लिया था, पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट तो हमने किया था उसमें कि पैडल लगा के हमने चेक किया था पार्टिकल है कि नहीं। वो तो मैंने दिखाया था कि मैकेनिकल होता है और शेडो बनती है। सर हाँ जी। सर जैसे वेव की डेफिनेशन होती है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास, हाँ तो यहाँ पे तो सर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एनर्जी के साथ साथ तो मास भी ट्रेवल करेगा ना। हाँ बेटा, तभी तो फिर इसका वो डुअल नेचर होता है। फिर उस डेफिनेशन से डिफाइन नहीं करेंगे क्या? बेटा वेव नेचर से सिर्फ आप, इसमें डबल नेचर इसीलिए होता है ना, इसके पास मास भी रहती है और एनर्जी की भी फॉर्म रहती है। ओके सर। ठीक है, अब चलिए वैल्यू पुट करके अगर सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या क्या आती है?
ठीक है, जनरली हमारी यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, तो जहाँ पे आप लिख एनर्जी रहे हैं सर की वहाँ पे लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है। ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी हमारी क्या होती है, जूल होती है। इसको एक और टर्म हम यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, जूल की जगह क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। ठीक है, तो एक एनर्जी की फॉर्म आप ये भी याद रखिएगा। जैसे हम HC को अगर सॉल्व करते हैं, H इंटू सी को, H आपका प्लैंक कांस्टेंट, C मतलब लाइट की स्पीड, ये हमारे पास आता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। यानी आपको C की जो आपको लैम्डा रखना है, जब आप लैम्डा नीचे रखोगे तो आपको किस में वैल्यू रखनी है, लैम्डा की नैनोमीटर में, ताकि नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो सके और फाइनल एनर्जी आपकी किसके बराबर आएगी, 1240 की। ठीक है, या फिर इसकी वैल्यू होती है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखिए H आपका क्या था, प्लैंक कांस्टेंट था, C आपकी क्या है, वेलोसिटी वाली टर्म। तो जूल सेकेंड था, वेलोसिटी में क्या आता है, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया तो एक जूल बचा है और एक मीटर वाली यूनिट बची हुई, मतलब एक जूल बचा हुआ और एक लेंथ वाली यूनिट बची हुई। तो एक जूल में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब इसमें कन्वर्ट करेंगे जूल में, तो ये वैल्यू पुट कीजिएगा। ठीक है, इसमें लैम्डा की वैल्यू हम किस में रखेंगे, नीचे नैनोमीटर की टर्म में रखेंगे, अगर इस वैल्यू के साथ यूज करना हो। अभी क्वेश्चन लिखते हैं, आगे फिर समझते हैं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा एनर्जी का हम बेसिकली दो फॉर्मेट लिखते हैं, एक हम लिखते हैं जूल और एक हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो देखो आप अगर क्लियरली ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी की फॉर्म कब आती है, जब हम चार्ज को किसी वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी एनर्जी निकालने का एक मेथड होता है। ठीक है, तो ये अभी आपको नहीं मिलेगा, एक पॉइंट में थोड़ा सा मिलेगा, बाकी आपको 12th में डिटेल से मिलेगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये हम एक बार देख लीजिए कैसे निकालते हैं। जब हम वर्क लगाते हैं या फिर, ठीक है, तो किसी क्यू चार्ज को किसी वी पोटेंशियल के अंदर ट्रेवल करने के लिए हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया V, एक हमारे पास चार्ज है Q। इसको यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक वर्क जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है हमें, Q इंटू V के बराबर। अगर Q की वैल्यू हमने इलेक्ट्रॉन रखी है और वोल्टेज हमारा किस में रहा है, वोल्ट में रहा है, तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, यूनिट वोल्टेज में एक इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल कराने के लिए कितना हमें एनर्जी वर्क किया है इलेक्ट्रॉन ने, उसे हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका यहाँ रखा हुआ है। ठीक, तो बस अभी आप इसमें डिटेल में मत जाइएगा, Q इंटू V वाले फॉर्मूले में आपको 12th में ढेर सारा मिलेगा पढ़ने के लिए। आप बस सिंपल ये समझिए कि सर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ सर ये साइड में आपने जूल सेकंड इनटू मीटर पर सेकंड क्या किया है? ये यूनिट मैंने बताई है। देखो अगर आप HC की वैल्यू निकालोगे तो किस में आएगा, जूल पर मीटर में आएगा, जूल मीटर में आएगा। ठीक है, तो जूल की वैल्यू किस में कन्वर्ट कर सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर की यूनिट किस में कन्वर्ट कर सकते हो, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं बस आपकी यूनिट चेक करवा रहा था कि यहाँ पे जो यूनिट लिखी है वो सही लिखी है गलत लिखी है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं आपके। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ calculate energy of 100 photons, calculate energy of 100 photons if wavelength of the light is 2000 angstrom. ठीक है, आंसर क्या आ रहा है आपका? 620 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप उसे जूल में कन्वर्ट करोगे तो क्या मल्टीप्लाई करेगा करना पड़ेगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? E इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा। एन आपका कितना है? 100। एच सी की वैल्यू मैंने कितनी लिखा रखी है? 12400। कब होता है? एंगस्ट्रॉम में 12400 होता है, और इन नैनोमीटर में रहेगा तो 1240 रहेगा। डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है? 2000। 0 0 कैंसिल, 0 कैंसिल। कितना है आपके पास? 620 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे यहाँ क्या था यूनिट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम था। यहाँ भी हमने क्या रखा है? एंगस्ट्रॉम रखा है। इससे ये वैल्यू बढ़ गई। आपका आंसर क्या है? 620 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको जूल में कन्वर्ट करना हुआ तो 620 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। चलिए नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। How many photons are emitted per second by a 5 milliwatt laser operating at 620 nanometer? सिक्स 20 नैनोमीटर वेवलेंथ लिखते हैं ना, 620 नैनोमीटर।
डिस्कस करते हैं 1.5 देखते हैं क्या आता है। देखिए आपसे पावर मतलब क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, जितनी एनर्जी आपकी लगी है पर यूनिट टाइम में जितना एनर्जी जनरेट करता है उसे हम पावर कहते हैं। ठीक, एनर्जी का हमें फॉर्मूला क्या पता है, एन एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, टाइम को और साथ लिख दोगे तो क्या हो गया, ये पावर हो गया। ठीक है, एन एच सी अपॉन लैम्डा, पावर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 5 मिली वॉट, यानी 5 into 10 to the power -3 दैट इज इक्वल टू, एन हमें बतानी है, हमसे क्या पूछा, हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड पर सेकेंड, यानी हमसे सीधा रेशियो किसका पूछ, n/2 का रेशियो, n/t का रेशियो पूछा है हमसे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, n, पर सेकेंड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, यानी हमसे सीधा n/t की वैल्यू पूछी है, n/t मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, हमसे क्या पूछा है, n/t की वैल्यू पूछी है, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड। अब hc की वैल्यू किस में दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू किस में दे रखी है, नैनोमीटर में, दैट मींस hc की वैल्यू आपको उसी फॉर्म में पुट करनी है, यानी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 620 नैनोमीटर, 620 से 620 कट गया, तो नैनोमीटर से नैनोमीटर और 620 टू द 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 5 into 10 की पावर -3 वॉट, पावर हम जनरली पावर की यूनिट क्या लिखते हैं, जूल पर सेकेंड, ये पावर की यूनिट होती है। ठीक है, तो आप यहाँ वैल्यू पुट करो, n/t की वैल्यू हमसे पूछा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी 2 into इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पुट करोगे 1.6 into 10 to the power -9। ठीक है, इसको सॉल्व करने में बेटा आंसर क्या रहा है, 2.5 और 16 कम 16 9 25 दोनों 85, 1.5 into 10 की पावर -16 आ रहा है, आई थिंक। यहाँ से n/t की वैल्यू बताओ बेटा क्या आ रही है, सर प्लस का आएगा ना, हाँ प्लस का 16, हाँ 1.56 into 10 की पावर 16 आंसर। सर हाँ जी, सर मतलब यहाँ पर ये तो किया है ना कि मतलब एनर्जी अपॉन टाइम 5 into 10 to the power of -3 वॉट्स आ गया सर, हाँ उससे मतलब 1 सेकंड के लिए इतनी एनर्जी आ गई, और सर एनर्जी इज इक्वल्स टू NHCV, NHCV होता है, तो सर n की ऐसे वैल्यू निकाल, यही तो हुआ है। हाँ, अगर एक पर्टिकुलर 1 सेकंड के लिए निकाल दोगे तब भी हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। सर हम ठीक है, t को 1 सेकंड पुट, सर हम t को 1 सेकंड पुट कर देंगे तो आंसर में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, नहीं नहीं चेंज आएगा, और अगर एक सर यहीं सेकंड पे में 2 अगर से का, अगर आपने टी की वैल्यू 1 सेकंड पुट कर दी तो सीधा आपसे एन पूछा हुआ है, आपकी जो वैल्यू आएगी वो 1 सेकंड के लिए आ गई। ठीक है, और वही सर आपका सर आंसर हो अगर जाएगा। सर अगर 2 सेकंड के लिए पूछा होता तो हम 2 सेकंड पुट करके फिर n की वैल्यू निकाल देते। हाँ बिल्कुल, ओके सर। अगर एन की वैल्यू आप 1 सेकंड पुट कर दोगे तो पावर की वैल्यू एनर्जी के बराबर हो जाएगी, इसी को आप एन एच सी बाय लैम्डा रख देना, आपको एन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, बस फाइनल आंसर टिक करते हुए देखना, यूनिट ध्यान देना बस कि आपका इस टाइप से जूल पर सेकंड लिखा हुआ है कि नहीं, या फिर नंबर ऑफ एटम पर सेकंड लिखा हुआ है कि नहीं, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, एटम नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड लिखा होना चाहिए। ओके सर।
चलिए नोट कर लिया, अगला क्वेश्चन लिखें। चलिए अगला क्वेश्चन लंबा बहुत है, ठीक है, वो तो आप पॉपुलर क्वेश्चन पूछते रहते हैं, हर एक जगह आपको मिल जाएगा सवाल। चलिए देखते हैं क्या क्या है। लिखिएगा, द आईज ऑफ certain member of a reptile family pass a visual signal to the brain when the visual receptor are stuck when the visual receptor are stuck by photons of wavelength 850 nanometer. If a total energy of 3.15 into 10 to the power minus 14 joule is required to trip the signal, what is the minimum number of photons that must be strike the receptor. आपको h की वैल्यू की मैंने 6.6 into 10 की पावर minus 34 जूल से।
चलिए सबके आंसर आ गए। 1.35 इंटू 10 की पावर 5 1.3। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी लोग का आंसर आ गया है। सागर, दिव्यांशी, ठीक है, आंसर है 1.35 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, इतनी चौड़ी राम कहानी लिखी सब ये मतलब नहीं है। वैसे काम की अपने लिए चीजें जो एनर्जी गिवन है, जो वेवलेंथ गिवन है, उसके अलावा कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है, चलिए आपसे क्वेश्चन में क्या कहा हुआ, आपको एनर्जी गिवन है कितनी, 3.15 इंटू 10 टू द पावर 14 जूल। ठीक, दैट इज इक्वल टू NHC बाय लैम्डा। एन हमको पता नहीं है, HC की वैल्यू कितनी हमको पता है। आपको देखो लैम्डा किस में दिया हुआ है, नैनोमीटर में दिया हुआ है। नैनोमीटर दिया है, हाँ, यानी आपके पास यूनिट किस है, 1240। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करोगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है, आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लिया, इसको मत करो कन्वर्ट। ठीक है, यानी बाद में यूनिट क्या लिखोगे, जूल नैनोमीटर डिवाइडेड बाय आपका लैम्डा कितना लिखा हुआ है, 850 नैनोमीटर। इसी यूनिट से यूनिट कैंसिल होगी। अब सॉल्व कर लो इसको, 0 से 0 कट गया। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व करना आता है। n की वैल्यू आती है 1.35 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आपका इसी का एप्लीकेशन पार्ट है, जहां से, हाँ जी सर इसमें सर एच की वैल्यू और सी की वैल्यू भी तो रख सकते थे अलग अलग तो करके। अप्रोक्सीमेट 6 पॉइंट, देखो आपको h की वैल्यू क्या लेके मिल जाएगी, 6.6 मिलेगा, और h की वैल्यू क्या होती है 6.626 या सर इन 6.6। दोनों को मल्टीप्लाई करके भी तो कर सकते थे, एच इंटू सी को मल्टीप्लाई क्योंकि सर एच की वैल्यू दे रखी है इसमें क्वेश्चन में दी थी। हाँ आप ले सकते हो बेटा, अगर h की वैल्यू पुट करके सॉल्व करो कोई दिक्कत नहीं, तब 1.36 या 1.37 आ जाएगा बस। इससे मेरा एक डाउट था। हाँ बोलो। सर हम इन क्वेश्चन सर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पे कैसे घूम रहे हैं सर, बड़े ऑब्जेक्ट क्यों नहीं जा रहे हैं सर? प्लैंक कांस्टेंट का सर वो होता है कि लिमिटेशन की, मतलब कि ये बड़े ऑब्जेक्ट में नहीं लगेगा ऐसा कुछ। क्या मतलब, मैं समझा नहीं, आपको क्वेश्चन नहीं समझा। मैं कह रहा हूँ सर हम लोग जब क्वेश्चन करें हमने सर 3-4, उसमें सर हमने सर फोटॉन्स लिया सर, ऐसे मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट लिए सर, जिनकी तो बहुत ही मतलब बहुत ही छोटे होते हैं सर, तब हमारा आंसर सही आ जा रहा है। लेकिन सर अगर हम लोग बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि बॉल ले ले, टेनिस बॉल ले ले, बहुत मतलब की बड़ी चीजें, तो सर उन पे अप्लाई होगा क्या ये? क्योंकि सर आपने सारे क्वेश्चन करवाए तो उसमें सर आपने कोई भी मतलब कि बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं लिया, ऐसा नहीं क्यों? बेटा, बड़े ऑब्जेक्ट्स पे देखो, बड़े ऑब्जेक्ट्स के पास भी ड्यूअल नेचर होता है, लेकिन वो में दिखता नहीं है। ठीक है, इसलिए जो भी हमारा पूरा है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही हम उसे पढ़ते हैं। जैसे आपका बॉल है, ठीक है, बॉल में भी ड्यूअल नेचर होता है, आप खड़े हो आप चल रहे हो, उसमें भी ड्यूअल नेचर आएगा आपके में। एक अभी हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन, तब हमको ज्यादा क्लियर होगा कि जब हम किसी बड़े ऑब्जेक्ट पे जाते हैं तो बेटा उसका ड्यूअल नेचर नहीं होता है, मतलब ना वेव के फॉर्म में वो होता है, इसमें वाइब्रेशन, ऐसी बात नहीं है, आप चलते हो आपके चलने में भी वाइब्रेशन होता है या वेव नेचर होता है, लेकिन लैम्डा की वैल्यू इतनी कम होती है कि अप्रोक्सीमेट 0 हम कंसीडर करते हैं। तो वेव नेचर हमें बेसिकली दिखता है किसमें, जो भी फोटोन हुआ या कोई पार्टिकल हुआ, वेव नेचर हमें किसमें दिखता है, जो छोटे पार्टिकल होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं, सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स में हमें ये सब नेचर दिखता है। ठीक है, ओके सर, यस सर। बड़े पार्टिकल से 3 इंटू 10 की पावर 8, वो डी ब्रोगली इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे तब उसमें चला के देखेंगे। ठीक है, उसमें हम जब पढ़ेंगे तो आपका h बाई पी के साथ हम लैम्डा निकाल के देख लेंगे, क्योंकि देखो पूछे तो बता दो, लैम्डा इक्वल टू h बाई पी होता है। अगर ये h की वैल्यू आप 6.6 इंटू 10 की पावर -34 रख रहे हो, अब p मतलब मोमेंटम होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर आपने मास बढ़ा दिया 10 किलो के तो रहोगे, बड़ा आप देखते हैं, मान लो 1 किलो का ही हुआ, 100 ग्राम का ही हुआ, तो कुछ नहीं है ये। 100 ग्राम का अगर हुआ तो 100 इंटू 10 की पावर -3, वेलोसिटी आप 3 इंटू 10 की पावर 8 रखो, आएगा क्या पॉजिटिव में 10 की पावर 5, ऊपर लेके जाओगे तो क्या आएगा 10 की पावर -29। कोई मतलब नहीं हुआ ना उस लैम्डा का, दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा क्या लैम्डा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है।
ओके सर, मतलब सर बहुत बड़े ऑब्जेक्ट में सर ये एप्लीकेबल नहीं है हाँ कह सकते हो एप्लीकेबल नहीं है। सर, मतलब सर ये एक तरीके से इसका लिमिटेशन हो गया। हाँ बिल्कुल। ओके सर। चलिए अब इसका एप्लीकेशन पार्ट हम देखें, फोटो डिसोसिएशन और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपका फोटो डिसोसिएशन है। पूरी डिटेल में आपका फिजिक्स 12th लास्ट मॉडर्न फिजिक्स में आएगा फोटो डिसोसिएशन, लेकिन जितना अपना काम के केमिस्ट्री में हम उतना सेपरेटली पार्ट निकाल के पढ़ लेते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में एंटर नहीं होंगे, जितना में काम का है बस हम उतना समझ लेते हैं। तो हेडिंग लिखिए फोटो डिसोसिएशन। ठीक है, इस फोटो का मतलब क्या होता है, जब भी इस टाइप का लिखा होगा दैट मींस लाइट की बात कर रहे हैं हम, इतना आप लोग को पता होगा। ठीक है, ये बेसिकली होता क्या है, किसी भी टाइप का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, मतलब लाइट की वजह से हम डिसोसिएशन जो करते हैं उसे हम कहते हैं फोटो डिसोसिएशन। द ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड कह लो या इलेक्ट्रॉन कह लो फ्रॉम द सरफेस, किसी को भी किसी पॉइंट से तोड़ के अलग करना हो लाइट की हेल्प से, तो उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, फोटो डिसोसिएशन कहते हैं। द ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स यूजिंग लाइट, ये हमारी केमिस्ट्री के लिए, तो उसे हम फोटो डिसोसिएशन कहेंगे। ठीक है, देखिए अब आगे चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए से बी किसी की हमको बॉन्ड एनर्जी दे रखी है। ठीक है, ए और बी मतलब दो हमारे पास एटम थे, ए और बी के बीच बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, इसके लिए हमें बॉन्ड एनर्जी गिफाइन है या बाइंडिंग एनर्जी गिफाइन है, तो हम बॉन्ड एनर्जी सिंपल लिख लेते हैं। और बेटा बॉन्ड एनर्जी जो भी डिफाइन होती है ना, वो डिफाइन फॉर 1 मोल के लिए होती है। ठीक है, आपको इस टाइप से बीई लिखा हुआ मिलेगा, बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी भी इसे कहते हैं। ठीक है, सपोज इसकी बॉन्ड एनर्जी हमको दे रखी है x किलो जूल पर मोल। ठीक है, यानी अब ध्यान से समझिएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल कितना है, x किलो जूल है। ठीक है, और एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 मॉलिक्यूल या 1 बॉन्ड आप कह लीजिए, उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो बेटा 1 मोल में कितने टोटल नंबर ऑफ ऐसे कंपाउंड होंगे या ऐसे कितने बॉन्ड होंगे, Na के बराबर, यानी एक बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी, x/Na। हम निकालेंगे किसके लिए बॉन्ड एनर्जी, सिर्फ एक, मतलब स्ट्रेचिबल लैम्डा के लिए किसके साथ कंपेयर करेंगे, सिर्फ एक के साथ में। अगर एक के साथ में वो एक्सेप्टेबल हो रहा है, दैट मींस टोटल के साथ भी एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, तो अब देखिए समझिएगा, फॉर 1 बॉन्ड अगर हम लिखते हैं सिर्फ एक के लिए, x/Na दैट इज इक्वल टू hc/लैम्डा। ठीक है, एक चीज और दूसरी बात और एक यहाँ ध्यान रखिएगा, हमारे पास अगर एक सिर्फ 1 फोटोन है, ये सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक करेगा बस, उससे ज्यादा को ब्रेक नहीं करेगा। मान लो किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, हमने फोटोन फेंका वो 30 जूल का था, तब ऐसा नहीं कि वो 10 एक को तोड़ दिया फिर उसी 10 में दूसरे को काम कर दिया, उसी 10 में तीसरे को काम कर दिया, तो 30 जूल फोटोन आया तो हमारे पास 3 बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा जब भी एक फोटोन आएगा, अगर बहुत ज्यादा एनर्जी का है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी हम पढ़ेंगे। कम एनर्जी का है तो बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होगा, लेकिन ज्यादा एनर्जी का है तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि एक को आपने ब्रेक किया फिर उसमें एनर्जी बची, उससे दूसरे से ब्रेक किया उसमें एनर्जी बची, उससे तीसरे से ब्रेक कर दिया, ऐसा नहीं होता है। एक फोटोन आएगा पर्टिकुलरली सिर्फ एक बॉन्ड के लिए,
तो अगर एक मोल आपको जरूरी होगा तो उसमें फिर n नंबर ऑफ फोटोन हमें चाहिए होंगे अलग अलग, हर बॉन्ड के लिए अलग अलग नंबर ऑफ फोटोन चाहिए। ठीक है, ये नोट करिए। अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। सर ये समझ में नहीं आया, x अपॉन एन इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा कैसे आ गया? बेटा फोटोन के, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? hc/λ ही तो होती। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं हाँ, एक सर। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक फोटोन फेंका हूँ तो एक फोटोन की एनर्जी एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए। अच्छा, ओके सर। अब समझ में आ गया? सर हाँ सर, आ गया। हाँ बोलो। सर अगर x किलो जूल पर मोल है, मतलब वो हमारे को बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, तो सर इसकी जो फोटॉन्स होंगे वो n ही तो होंगे, फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स n फोटॉन्स ही तो लगेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर इक्वल एनर्जी में हाँ Na ही लगेंगे। तो सर फिर इसको NaHc अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू मतलब वो बिल्कुल लिख Na फोटॉन्स लगेंगे। हाँ लिख सकते हैं। ओके सर। चलिए नोट कर लिया। फिर एक एग्जांपल है, वो लास्ट वो लाइन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा इसको, पेपर में गड़बड़ मत कीजिएगा, इसीलिए मैंने सिंपल एक के लिए लिखा दिया पहले आपको। सर हाँ जी। सर जैसे आपने कहा था कि अगर है ना उसकी एनर्जी है ना बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा होगी फोटोन की, हाँ तो वो उसे काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देगा। हाँ, उसके जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फ्री, उसको काइनेटिक एनर्जी देने का काम आता है, वो भी हम आगे देखेंगे। इलेक्ट्रॉन के सर atoms हैं वो, क्या हुआ? मीन सर फोटॉन्स ब्रेक तो सर बॉन्ड एटम के बीच में होंगे ना। हाँ बॉन्ड एटम के बीच में होंगे, इसने बॉन्ड ब्रेक किया, उसके बाद जो एनर्जी निकली या तो हीट फॉर्म में खाली हो जाएगी। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है। अगर हमने इसको ब्रेक किया तो या तो हो सकता है कि इससे टकराया, ब्रेक हुआ, बाकी जो एनर्जी बची वो हीट फॉर्म में निकल गई, आपका जैसे सिस्टम हीटअप हो जाता है वो हीट फॉर्म में निकल गई। अगर एनर्जी कुछ पोर्शन यूटिलाइज हुआ है तो जो एनर्जी इस बॉन्ड को मिली तोड़ने में वो तो टूट गया, फिर किसी एक इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी मिलेगी, वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने के काम आ जाएगा। तो दोनों सर केस पॉसिबल है। ओवरऑल एटम को है ना काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को एटम को मिलेगी। नहीं मिलेगी। ओके सर। चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं आपका। Right, required to break Cl bond. If the bond energy सर वीडियो स्टॉप हो गई है, of अब Cl स्क्रीन क्लियर नहीं है सर। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है, क्या हो गया? सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। क्यों रुक गई है? अच्छा स्क्रीन भी क्लियर नहीं है। बेटा आप क्लियर है? कुछ क्लियर सर, आप सर नहीं इधर वो हो रही है सर, स्क्रीन भी क्लियर नहीं है, और सर आप सर मतलब कि वीडियो भी स्टॉप हो गई है।
ये अब आ गई होगी स्क्रीन क्लियर है, स्पीड दिखा रहा है। चलिए, Cl if the bond बेटा आप क्लियर हो गई है? यस सर, अब सही है। सर माइक ऑफ हो गया सर आपका। चलिए इसका आंसर बताइए क्या आएगा। तो 1240 नहीं 1.240 कर लेना है। ये 1240 नहीं 1.240 करेक्ट कर लीजिएगा इसको सब लोग 1.240 है। मीटर आ रहा है बेटा, मीटर में तो नहीं आएगा। पर आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या मीटर में तो नहीं आएगा, मतलब क्या आंसर क्या मीटर को देखो। अच्छा नैनोमीटर है 9.6 नैनोमीटर। ठीक है देखते हैं ऐसे कुछ आएगा।
चीज पहले कन्वर्जन सीख लेते हैं ताकि उसको हम यूज कर सकें। 9.6 सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, सर मतलब आपकी बहुत आवाज नहीं आ रही। चलिए, अब आ रही है सबको क्लियर? यस सर। ठीक है, देखिए हमें क्या पता है कि पर एटम पर मोल में जो भी आपको लेके चलना, तो हम एक काम करते हैं, पहले एक एनर्जी कन्वर्जन सीख लेते हैं किसमें पर एटम पर मोल में क्या वैल्यू आती है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहे जूल पर मोल में, क्योंकि हमें यूनिट किस में दे रखी है, किलो जूल पर मोल। ठीक है, हमने जो इससे पहले एनर्जी निकाली थी किसके लिए निकाली थी, 1 एटम के लिए निकाली थी। अगर मैं इसमें हमें क्या दे रखा है, किलो जूल पर मोल की टर्म में, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है, और 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 1 एटम की वैल्यू में कितने मोल होते हैं, 1/Na मोल होते हैं। ये पॉइंट सबको समझ में आया? लास्ट वाले पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम है? हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लिख दिया, 1.6 × 10⁻⁹ जूल, और 1 एटम को लिख दिया 1/Na मोल। ठीक है, ये जूल हो गया और नीचे वाला मोल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 1.6 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 6.02 × 10⁻23 जूल पर मोल। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 16 और इंटू 6 यानी 96 के अप्रोक्सीमेट। क्या आएगा, 16 से 96, 9.6 × 10⁴ जूल पर मोल। 9.6 आया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 96 × 10⁻³ जूल पर मोल, दैट इज 96 किलो जूल पर मोल। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को किस में कन्वर्ट कर दिया, किलो जूल पर मोल की टर्म। ठीक है, यहां तक कन्वर्जन समझ में आ गया सबको, क्या किया हमने? सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को क्यों कन्वर्ट किया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को मैंने कन्वर्ट किया है किलो जूल पर मोल की टर्म में। ठीक है, देखो बात ये है कि हमने कन्वर्जन क्यों किया है, अभी हम कन्वर्ट कर लेंगे, लास्ट में वैल्यू हम इसको यूज कर लेंगे। हमें ये पता है कि हम जो अपना hc/λ लिखते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में लिखते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए किलो जूल पर मोल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम hc की इक्वेशन किस में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। अब इस जो हमने कैलकुलेशन किया है इतना लंबा चौड़ा, अब इसको यूज करने का टाइम, तो हम क्या होता है कि लास्ट में जो सर? हाँ जी सर किलो जूल पर मोल को जूल में कन्वर्ट करके और फिर ईवी को भी जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, आपने जो मेथड किया होगा वो भी सही था, जो मैंने पहले मेथड सिखाया था कि 1/Na से डिवाइड करके, वो भी ठीक था आपका। ठीक है, चलिए अब आते हैं, आपसे क्या कहा हुआ है, अब यहाँ से हमें एक रिलेशन और पता चल गई कि 1 किलो जूल पर मोल किसके बराबर है, 1 किलो जूल पर मोल इज इक्वल टू 1/96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, हमें वैल्यू कितनी दी है, 1.204 किलो जूल पर मोल। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1.204 डिवाइडेड बाय 96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये रिलेशन हमको पता है। एनर्जी की टर्म में क्या होता है, E = hc/λ
ई हमें कितना दे रखा है 1.204 अपॉन 96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एटम के लिए अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू 12,400 अगर मैं रख लिया 1240 जो भी रख लो किसी को पुट कर लो। सपोज मैंने 1240 रख लिया। ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है डिवाइडेड बाय लैम्डा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया। ठीक है आप यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट कर लेना क्या आएगा 1240 मल्टीप्लाई बाय 96 डिवाइडेड बाय 1.204। इसको 1.240 लेते तो आंसर बढ़िया आता ना। 1.240 ही था। 1.240 था कि 1.2? हाँ ठीक 40 था सर। चलो फिर तो अच्छा है 1.240। बस अब इसको सॉल्व कर लो। ये कितनी बार जाएगा 1000 बार जाएगा। ठीक है यानी 96,000 नैनोमीटर है and 9.6 into 10 की पावर 3 तो 5 1 6 10 की पावर 6 एंगस्ट्रॉम जैसे भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। सही था मेरा। ठीक है बेटा ये कन्वर्जन सिर्फ इसलिए करते हैं आपका कैलकुलेशन का टाइम बचाने के लिए बस और कुछ नहीं। चलिए नोट कर लिया आगे चलें। चलिए अब इसी के फोटो में एक दूसरा एप्लीकेशन आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक वो हमारा फोटो डिसोसिएशन ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक ट्यूब में इसको बंद कर दिया। ठीक है यहाँ हमने बैटरी लगा दी नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है ये बैटरी का यूज क्या है अभी हम सर पिछले वाले में एक डाउट था। बोलो। सर ये हर तरीके के बॉन्ड को तोड़ने में काम आ सकता है? क्या ये क्या कहते हैं फोटो डिसोसिएशन? यस सर। हाँ बेटा सब में आता है काम। आपका ठीक है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो सब किसी भी काम आ सकता है। नहीं आयोनिक और उसकी बात कर रहा था सर मैं कोवलेंट। आयनिक को बिल्कुल तोड़ सकता है। ठीक है सर। चलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। देखो हमने एक बैटरी का टर्मिनल जोड़ा है। ठीक ये बैटरी का यूटिलाइजेशन क्या है इसको हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। अभी ये समझ लें कि एग्जैक्टली फोटो करता क्या है। हमने क्या किया यहाँ पे कोई एक लाइट फोटोन गिराया यहाँ पे। ठीक है एक फोटोन हमने गिराया किसी ये जो मेटल का सरफेस होगा सरफेस जो गिराया यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा सरफेस पे जस्ट सरफेस के बाहर ऊपर उस इलेक्ट्रॉन ने इसको एब्जॉर्ब किया। ठीक है एब्जॉर्ब करेगा तो कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए। मान लो आपने किसी का हाथ पकड़ रखा है। ठीक है तो आपको चलाने के लिए तो मुझे एनर्जी कम चाहिए। मान लो आप फ्री हो सिंपल आप धक्का देके थोड़ा सा धक्का दूंगा आप चल जाओगे।
लेकिन अगर आपने किसी का हाथ पकड़ रखा है या फिर कहीं से चिपक रखा है या कहीं बांध रखा है आपको, तो पहले तो मुझे इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि मैं आपको यहां से निकाल सकूं। ठीक है, तो एक फोटोन यहाँ पे गिरा, गिरने के बाद उसकी एनर्जी किसी एक ही इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इंपैक्ट करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। ठीक है, एक हमारे पास फोटोन आया, सिंगल फोटोन आया तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट होगा। एक फोटोन आया हमारे पास, इस फोटोन के पास इतनी एनर्जी थी कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर सरफेस तक ले आता। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सरफेस तक लेके आए, मान लो सपोज हमारे पास इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे आने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, हमने 11 जूल का फोटोन भेजा है, तो क्या करेगा, सरफेस तक 10 जूल वाला ले आएगा। बाकी बची एनर्जी अगर इसने एब्जॉर्ब, ये इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किए, तो 1 जूल एनर्जी किस में आएगी, इसको ट्रेवल करने में एनर्जी देने के काम है। ठीक है, अब देखिए बैटरी का काम क्या है। हम अभी सिर्फ यहाँ क्या सीखेंगे कि फोटोन कितना हमें रिक्वायर्ड है इस इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कराने के लिए या काइनेटिक एनर्जी देने के लिए। मान लो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, हमने जो इसको एनर्जी दी, देने के बाद ये सरफेस से बाहर आ गया या फिर सरफेस से थोड़ा सा ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पाया और यहीं पे लुढ़क गया। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कराने के लिए हमने बैटरी लगा दी कि फोटोन तो मिला, ठीक है, मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन हमारा निकालने तक काम थोड़ी, हमें तो सर्किट कंप्लीट करना है। अगर सर्किट कंप्लीट करना है तो हमें अलग से एक बैटरी लगाई कि जो इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाला है वो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाए, जो ज्यादा वाला है वो तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं बेसिकली आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब हमने फोटोन लाइट एक आपकी मेटल प्लेट पे डाली है, उस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, वो एमिट होने के बाद अगर दूसरे सरफेस पे पहुंच जाता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से किसी कंडक्टिंग वायर या मेटल में क्या जनरेट होती है, करंट जनरेट होता है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आपका किसी मेटल में मूव करता है तो जनरेशन किसकी होती है, करंट की। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, मान लो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन हमेशा उसके अपोजिट होती है। रीजन, निगेटिव चार्ज के हमेशा अपोजिट मूव करता है करंट। अगर यही पॉजिटिव चार्ज होता तो करंट की डायरेक्शन और चार्ज की मूवमेंट की डायरेक्शन आपकी सेम होती। ये 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी लिख लीजिए। सर सर आपका माइक म्यूट हो गया। सर सर अगर कोई सर ऐसा कोई फोटोन है जिसमें सर उतनी भी एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को भी हटा सके, तब सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। देखो, अगर मान लो मुझे मिनिमम एनर्जी निकालने के चाहिए 10 जूल, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले के लिए तो ज्यादा चाहिए होगा। मान लीजिए आपने फोटोन गिराया 9 जूल वाला, ठीक है, तो आप 9 के 2 दे दो, 3 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर कम एनर्जी का फोटोन है आपके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अगर सरफेस वाले को तो सबसे कम एनर्जी चाहिए होगी, उसके अंदर वाले को उससे ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि मेटल के एक प्लेट के अंदर दूसरा होगा तो निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। मान लो सरफेस वाले को हमें चाहिए होगा 10 और हमने फोटोन भेजा 9 वाला, तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बैठा रहेगा वो। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचो कि अगर ये मेटल प्लेट है, इस पे मैं 9 के ढेर सारे 4-5 भेज दूं तो कोई ना कोई एक पसंद आ जाएगा, 2 को एक साथ लेकर के भगाएगा बाहर, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर फोटोन हमारे पास एक ही भेजा है 11 जूल का और 9 के 4 भेजे हैं, तो 4 वाले में एक भी फोटोन नहीं आएगा और 11 वाले से एक आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। सर ऐसा क्यों होता है कि मतलब वो क्यों नहीं करता दो को इफेक्ट?
का बेटा एक पैकेट होता है, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है ना वो एक बंडल है, इसी को हम एक क्वांटा कहते हैं, एक एनर्जी का पैकेट है। अगर इलेक्ट्रॉन को इतने एनर्जी का पैकेट चाहिए तो चाहिए, ठीक है, मिनिमम इतना चाहिए। अगर 10 जूल का एनर्जी का हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर आने के लिए, तो इसे 10 ऐसा पैकेट देना पड़ेगा जिसमें मिनिमम 10 जूल एनर्जी हो। अगर आपने कोई ऐसा पैकेट दिया जिसमें 9 जूल है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सर मिनिमम सर आपको बैटरी का कोई काम नहीं होगा इसमें? कोई क्या हुआ बेटा? बैटरीज का कोई काम नहीं होगा इसमें कि अगर नहीं, बैटरी फिर से कोई काम नहीं आएगा। आपको बहुत हाई वोल्टेज की फिर बैटरी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती निकालने के लिए, तो फिर मतलब क्या रहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? सर हाँ जी, तो सर अगर कम एनर्जी का फोटोन जैसे जाता है तो फिर उसकी एनर्जी तो ट्रांसफर होगी ही। एनर्जी, फोटोन की एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को जो रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है तो, और सर अगर कम है, जैसे अगर 10 जूल रिक्वायर्ड है लेकिन 9 ज्यादा है, तो फिर तब हाँ। ट्रांसफर नहीं होगी उस केस में। नहीं बेटा, फिर नहीं कुछ होगा, फिर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह चुपचाप बैठा रहेगा। तो सर इसका मतलब अगर हम ऐसा सर्किट बनाकर धूप में रख दें तो क्या ये हाँ। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, काम करेगा। मेटल भी तो ऐसा होना चाहिए ना जो फोटो सेंसिटिव हो। आप लोहा रखोगे तो कुछ नहीं करेगा वो। नहीं सर? लोहा तो सर ऐसा कौन सा मेटल है जो फोटो सेंसिटिव है? सर इसका सर? मतलब सर सिलिकॉन या जर्मेनियम यूज करना पड़ेगा। इंसिडेंट, स्क्रीन सर शो नहीं हो रही है। इंसिडेंट सब ब्लर हो रही है। यस सर। सर हाँ जी, सर मेरा एक डाउट था। हाँ बोलो। अब शायद क्लियर होगी स्क्रीन सभी का। सर अभी नो नहीं हुई। सर, सब ब्लर हो रही है। हाँ बोलो, डाउट बोलो बेटा, डाउट सुन लो। सर अगर इसमें हमने बैटरी लगाई है तो सर बैटरी की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन तो बिना फोटॉन्स की वजह से भी निकलेंगे। नहीं फ्लो होगा। क्यों सर? उसको सर्किट कंप्लीट चाहिए, कनेक्शन चाहिए प्रॉपर बीच में। आपको अगर हवा में लटका के तार सुनाओ तो कोई करंट आप में से फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब आपको करंट नहीं लगेगा। ग्राउंड पे चिपका दो अगर बिना चप्पल के, तो आप प्लग में उंगली डाल के देखना करंट लग जाएगा। सर इसका मतलब अगर हम इस सर्किट को नॉर्मल तरीके से फ्लो कराएंगे बैटरी लगा के तो फ्लो नहीं होगा, बट इसी को अगर हम उसमें सनलाइट में रखेंगे तो फिर वो काम कर जाएगा। हाँ, करंट फ्लो करेगा। सर लेकिन मेटल सिलिकॉन जर्मेनियम इस टाइप के लाइट सेंसिटिव होने चाहिए ना? हाँ बिल्कुल। सर इसका मतलब हम सिलिकॉन जर्मेनियम लगा के कर सकते हैं? हाँ लगा सकते हो। अभी आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल आएगा, इसमें नहीं आएगा, उसमें फिजिक्स में आएगा। ओके सर। सिलिकॉन जर्मेनियम ही नहीं होता, उसमें बहुत और भी इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ओके सर इसमें टेस्ट ट्यूब की फॉर्म में लेना पड़ेगा या टेस्ट ट्यूब के अंदर दो वो रखने पड़ेंगे प्लेट्स, एक लाइट सेंसिटिव मेटल और वो?
जब जनरली एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम बाहर की चीजों को अवॉइड करने के लिए हम बेसिकली ट्यूब में दिखा देते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट ट्यूब में ही लो। ठीक है, बाकी जो नॉइस इफेक्ट होते हैं, जो भी नॉइस होते हैं या अलग से जो हमारे एक्सपेरिमेंट को डिफेक्ट कर सकते हैं, उनको अवॉइड करने के लिए हम जनरली ट्यूब के अंदर बंद कर देते हैं। सर हाँ जी। सर अगर हमने सपोज यहाँ पर ट्यूब लगाई है तो जब लाइट आएगी तो ऑब्वियसली इससे भी स्ट्राइक करेगी तो वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट ऐसा हो कुछ नहीं, जाएगी। हम उसमें ऐसा कोई सोर्स रखते हैं जहाँ से, जैसे मान लो एक ट्यूब हमने लिया है, वहां से प्लग कर दिया, यहाँ से ऐसे टॉर्च लगा करके एयर टाइट बैंड से ऐसे बांध दिया है, जो लाइट सोर्स था। सर इसका मतलब लाइट सोर्स आर्टिफिशियल या नेचुरल कोई भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। सर वैसे ऐसा होता है क्या कि मतलब अगर हम लाइट देते हैं और मतलब अगर वो टेस्ट ट्यूब से अगर टकराएगी तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज आएगा, मतलब जो जो हाँ आता है, इलेक्ट्रॉन पे आएगी? उसकी लाइट की वेलोसिटी आपकी चेंज हो जाती है। अगर आप किसी वो क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स आपका अगर बदलता है, आपके लाइट की वेलोसिटी बदल जाती है। तो एनर्जी तो सेम रहेगी ना? हाँ एनर्जी सेम रहती है। सर अगर V चेंज हो रहा है तो एनर्जी कैसे सेम रहेगी? वो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे कि आप एनर्जी कैसे बदलेगी या सेम रहेगी, वो फिजिक्स में आप पढ़िएगा। सर हाँ जी। सर जैसे अगर है ना हमें कम एनर्जी दी है, जितनी एनर्जी चाहिए है ना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, हाँ तो उतनी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा ना, तो उसका क्या करेगा फिर वो भी नहीं करेगा। वो मना कर देगा? हाँ कुछ नहीं करेगा वो। ओके सर। अगर उतनी एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर दूसरी वाली भी तो उतनी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो 18 नहीं हो गया? अगर उसने पहला लिया, अगर आपने एक बार बेईमानी की तो दूसरी बार भी करने में क्या जाता है, तो एक बार 9 ले लिया, दूसरी बार भी 9 ले लेगा, वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। सर यहाँ पे बैटरी इलेक्ट्रॉन को कैसे फ्लो करा रही है? बेटा मान लो कोई एक सरफेस से निकल गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, मतलब हमने क्या किया, सरफेसिस को निकालने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक दे दिया, निकलने में थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी मिली, मतलब यहाँ तक चला, थक गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, ये गिर गया। अब इसको हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए फिर आदमी लगे हुए, मेन काम क्या था, हमें सरफेस से बाहर निकालना। अब इसके बाद जो इसको यहाँ से यहाँ तक लगा पहुंचाएगा वो इसके आदमी पहुंचाएंगे, मतलब वो बैटरी पहुंचाएगी। ठीक है, तो मेन हमें ये देखना था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने का काम हमें मेन फोटो इलेक्ट्रिक से करना था। सर इलेक्ट्रॉन को बैटरी इलेक्ट्रिक फोर्स देगी सर, Q × V वाली। अट्रैक्शन लगेगा ना बेटा, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे अगर तो। हाँ जी ओके सर। चलो अब स्पीड आ गई है, अब स्क्रीन ब्लर नहीं है, पहले मैं लिख लूं फिर डाउट दूंगा, तो मुझे पता है आप लोग के डाउट पूरे नहीं होते हैं। ठीक है चलिए, when light is incident on certain metals, electrons are ejected out of their surface. These electrons are called photoelectrons. The current which flows due to motion of electrons in the circuit is called photoelectric current. Photoelectric current. And this phenomena is called photoelectric effect.
फोटो सर आपने वो क्या लिखा है, ड्यू टू मोशन ऑफ, मैं पढ़ देता हूँ एक बार. When light is incident on certain metals, electrons are ejected out of their surface. These electrons are called photoelectrons. The current which flows due to motion of electrons in the circuit is called photoelectric current, and this phenomenon is called photoelectric effect. सर फोटो इलेक्ट्रॉन वाली सर डेफिनेशन समझ में नहीं आई. अरे जो क्या कहते हैं, एनर्जी के ना जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा सरफेस से, उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं. बस सिंपल सी वो 3 लाइन में वही लिखा हुआ है. सर सर जैसे सर जो फोटोन है वो 10 जूल्स का है और सर इलेक्ट्रॉन को 9 जूल एनर्जी चाहिए. तो सर उसने 10 जूल एब्जॉर्ब कर ली एनर्जी, और सर जो 1 जूल होगी वो उसके मूवमेंट में काम आ जाएगी. काइनेटिक एनर्जी में. हाँ बिल्कुल. ये सर मतलब तो सर वो सपोज एनर्जी सफिशिएंट नहीं है उसे पॉजिटिव प्लेट तक पहुंचाने के लिए, सर फिर बैटरी का वर्क क्या होगा? बस वही वो जो बीच के रास्ते में गिर रहा था उसको उठा के फिर वहां घर तक ले जाएगा. तो सर वो वहां पर करंट को पहुंचाएगा कैसे? मतलब करंट को नहीं, इलेक्ट्रॉन को पहुंचाएगा. इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही करंट होता है. आप चार्ज पार्टिकल मूव कराओगे तो चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट ही बेटा करंट होता है. ठीक है. पर सर उसे मतलब एनर्जी तो पहुंचानी पड़ेगी ना इलेक्ट्रॉन के लिए. नहीं ऐसे. अच्छा आप ये पूछ रहे हो कि उसके पास एनर्जी खत्म हुई तो जाएगा कैसे वो? यस सर मतलब. अच्छा ऐसा था. तो बेटा ये देखो, बैटरी लगाने का मतलब क्या होता है, एक नेगेटिव हुआ एक पॉजिटिव हुआ. इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करती है. ये अपने आप भगते हुए पहुंच जाएगा. बैटरी का मतलब ये होता है ना, एक नेगेटिव टर्मिनल हमने बना दिया, पॉजिटिव बना दिया. इलेक्ट्रॉन हमने इस सरफेस से निकाल लिया. निकालने के बाद अब इस यहाँ तक पहुंचना है तो ये कैसे जाएगा? तब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तुम आ जाओ तुम आ जाओ, तो ये भक्ति चला जाएगा उसके पास. ठीक है. और ऐसा ही मत कहना कि बैटरी घर वाली लगाई है सेल वाले तो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा. डिपेंड करता है कैसा यूटिलाइजेशन. ठीक है. चलिए नेक्स्ट लिखे आगे. सर इसका मतलब जो बस लाइट का उतना ही काम था कि इलेक्ट्रॉन्स को उसके जो रॉड की उससे निकालना है. हाँ ओके सर. ज्यादा निकाल लेगा तो और भी अच्छी बात है. सर ये एक्सपेरिमेंट अगर मैं स्पेस में कंडक्ट करूं तो यहाँ पे बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ग्रेविटी होगी नहीं. क्यों नीचे नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा. अरे वो नीचे जाना, ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं जा रहा था बेटा. वो ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं जा रहा था. वो क्या था कि सरफेस से निकल चुका था बेटा. फिर तो इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे करोगे तब भी नहीं जाएगा. वो नीचे जाने का बेसिकली मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से रह जाएगा बीच में ही, चार्ज पार्टिकल. वो नीचे जाने का मतलब ये था. इतना ग्रेविटी का इफेक्ट इसमें इतना नहीं पड़ेगा. मतलब बीच रास्ते में ही कहीं रह जाएगा. कहने का मतलब ये था. चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है वर्क फंक्शन. ठीक है. इसको हम डिनोट करते हैं फाई से. ये इसी को दूसरा नाम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. ठीक है. लिखिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to eject an electron out of the surface of metal is called its work function. अब समझ में आया? वो जो इलेक्ट्रॉन को 10 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी. ठीक है. मतलब जो सरफेस के सबसे बाहर सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालना सबसे आसान होगा. तो वो जो सबसे आसान वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में जितना आपको दिमाग लगाना पड़े वो आपका थ्रेशोल्ड दिमाग है. मतलब उस एलिमेंट का थ्रेशोल्ड दिमाग है.
ठीक है, जो सबसे लूजली बाउंड रहेगा, बिल्कुल सरफेस से बाहर की, वो तैयार है कि हाँ मैं निकल जाऊंगा, कोई दे तो सही, तो वो बस वही वाला है काम है, थ्रेशोल्ड एनर्जी वही एनर्जी। ठीक है, अब वो डिपेंड किस पे करती है, तो फाई इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, मतलब मेटल की प्रॉपर्टी करेगी। ठीक है, इसका नेक्स्ट लिखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, न्यू नॉट। कहते हैं नॉट, ये टीएससी, इसको नॉट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेगा, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी of incident light required to eject an electron मतलब इलेक्ट्रॉन को, required to eject electron out of the surface of metal is called threshold frequency। कुल मिला के बात ये है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो वो एनर्जी के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्योंकि एनर्जी क्या होता है, एच न्यू होता है, एच तो कांस्टेंट है। ठीक, तो एनर्जी के लिए जितना जो फ्रीक्वेंसी चाहिए इस मिनिमम एनर्जी के लिए, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सर हाँ जी, सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है, मतलब जो एनर्जी वो कैरेक्टरिस्टिक होती है, अगर हम मेटल का स्टेट भी चेंज कर दे तब भी? स्टेट चेंज करोगे नहीं बेटा, तब भी बदल जाएगा, स्टेट बदलोगे तब भी बदल जाएगा। बताओ आप क्या पूछना क्या चाह रहे हो, ये बताओ पहले। सर मतलब अगर हम कोई मेटल को मोल्टन स्टेट में कर दें और फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करें, तो सर वो एनर्जी सेम होगी? नहीं, फिर अलग हो जाएगी ना। ओके सर। और वैसे बेटा अगर जनरली आप उसको मेल्ट कर दोगे तो सर्किट कहाँ से बनाओगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई नहीं पाओगे। नहीं सर, अगर हम नेचुरली उसे लाइट के अंडर रखते तब नहीं होगा? नहीं, तब भी कुछ नहीं होगा, तब भी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से वहां से खींचने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए होगी। सर मतलब अगर आप कह रहे हैं कि सर्किट बना सकते हैं ना? इलेक्ट्रॉन मेरे पास 10 जूल का है, ठीक है, सरफेस से जब वो सॉलिड था, तो उसको पिघला करके मेल्ट हो जाएगा, तो पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। मतलब फ्लो करने का इन द सेंस का मतलब ये, आप यही समझ लो। देखो इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास 10 जूल का किसमें, सॉलिड में, अगर आप इसी सॉलिड को इतनी एनर्जी दिए कि मेल्ट हो गया, तब भी बेटा इसको 10 जूल ही चाहिए होगा, ये 10 जूल से पहले नहीं आने वाला बात। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका 10 जूल। अगर मेटल मोल्टन स्टेट में ही लिया है सर, फिर उसको एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो तो चेंज हो जाएगी ना, मतलब अगर वो सॉलिड स्टेट में होता है उसके कंपेयर में। नहीं बदलेगा, इसको अभी दूसरे मॉडल से समझेंगे कि वो न्यूक्लियस से बाउंड होता है इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन, वो मेटल का एटॉमिक प्रॉपर्टी नहीं होती, वो थोड़ी दूसरी अलग प्रॉपर्टी। हाँ जी बताओ। हाँ सर, ये जो इसमें मेटल की जो वर्क फंक्शन होती है वो हर एक मेटल की सेम रहेगी कि वो चेंज भी कर सकता है, मतलब अपनी वर्क फंक्शन को? हर एक मेटल की अलग अलग होती है।
नहीं सर, वैसे किसी मेटल, जैसे कोई भी मेटल हो तो उसकी वर्क फंक्शन अभी अलग है, बाद में चेंज कर ले अपनी वर्क फंक्शन को, फिर बाद में चेंज कर ले, ऐसे चेंज कर सकता है, नहीं नहीं, बाद में हो क्यों सकती है? बदलेगा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब आज ये कल ये हो जाए वो थोड़ी होगा। सेम ही रहेगी हमेशा, कांस्टेंट। हाँ, मेटल की वर्क फंक्शन कांस्टेंट है। और सर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये भी कैरेक्टरिस्टिक मेटल की होती है, लाइट की होती है ये? बेटा ये लाइट की होती है, लाइट। सर फिर ये तो फिर उसकी होनी चाहिए ना मेटल, क्योंकि ये भी तो उसी से ही आया है, मतलब एनर्जी भी तो उसके प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की तो मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली। कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से ही रिलेटेड है। आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, उस एनर्जी के बाहर जो आप जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट लेकर के आओगे, तो बेटा वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी और वो मिनिमम एनर्जी तो बराबर ही होगी, तभी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो आप इनडायरेक्टली आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को आप किससे रिलेट कर रहे हो, जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी से आप रिलेट कर रहे हो। समझ में आया? इसलिए मैंने यहाँ लिखा था मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो जब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी आपके थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी आपके मेटल के सरफेस की एनर्जी के बराबर हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, उस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अगर मेटल से निकालना है तो थ्रेशोल्ड, जो लाइट की एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी हम किसकी बात करेंगे? फ्रीक्वेंसी। नहीं समझ में आया क्या? सर आ गया। ठीक है, सर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है? ये लो पूरी रामचरितमानस पढ़ लिए और अभी राम से ही पूछ रहे हो कौन हो आप। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी नहीं था, E इक्वल टू h न्यू था या नहीं था? अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, मतलब भटक जाते हैं। कोई जामवंत पीठ के पीछे बांध लो, याद दिलाता रहेगा वो। सर जो आपने वो मोल्टन स्टेट वाला समझाया था सर, समझ में नहीं आया। मोल्टेन स्टेट वाला, चलिए ठीक है, फिर मोल्टेन वाला हम कल दोबारा ठीक से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मोल्टेन वाला आप याद रखिएगा, पेंसिल से मार्क आउट कर लीजिए, कल हम दोबारा उसको डिस्कस कर लेंगे। डन? अभी आपकी क्लास होगी दोबारा फिर। चलिए तब तक फ्रेश हो से, थैंक यू, बाय।